और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है। हाल ही में आप देख रहे होंगे कि डॉलर रुपए के मुकाबले बहुत बढ़ गया है और इसने तो अब 80 रुपए प्रति $1 आंकड़ा भी क्रॉस कर लिया है। डॉलर के मुकाबले लगातार गिरते रुपये को बचाने के लिए भारत अपने विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व से खर्चा कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, फॉरेन पोर्टफोलियो और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इंडिया से भाग रहे हैं। व्यापार संतुलन यानी बिजनेस एक्सचेंज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के पलड़े पर भी भारत को नुकसान उठाना पड़ रहा है और जैसा कि हमेशा होता है, सारा नुकसान अंत में आम आदमी को ही होता है। तो डॉलर का इम्पैक्ट भी आम आदमी को काफी हद तक झेलना पड़ सकता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कल अगर आपकी जेब में 100 रुपए थे और मान लो कि रुपया अगले दिन 5% गिर गया, तो अब वो 100 रुपए की कीमत केवल 95 रुपए ही रह गई है। इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि 80 वह कगार है जहां से रुपये का गिरना बेकाबू हो सकता है। इससे गवर्नमेंट फाइनेंस और पॉलिसी में भारी रुकावटें पैदा हो जाएंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई डॉलर हमें इतना ज्यादा क्यों डोमिनेट करता है, तो आपको बता दें कि डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेश से मंगवाते हैं उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात हैं उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट्स कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा डॉलर दूसरे देशों में दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। लगातार गिरता रुपया भारत के कुछ सेक्टर्स के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वहीं कुछ सेक्टर्स में उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और इसका असर देश की आम जनता की जेब पर पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम डॉलर के बढ़ने से जुड़े फायदे और नुकसान दोनों की बात करेंगे और इसका भारत के आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट होगा इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं गिरते रुपए के नुकसान की। नंबर 1, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल सेक्टर 10-20% तक अपने पार्ट्स इंपोर्ट करता है और इस कारण कारें महंगी हो सकती हैं। ये असर एक कंपनी के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले मार्केट पर निर्भर करेगा। नंबर 2, टेलीकॉम। इस बिजनेस के विभिन्न कंपोनेंट्स का बड़ा इंपोर्टर्स होने के नाते अनुमान है कि भारत में कमजोर रुपया कंपनियों की लागत को 5% तक बढ़ा सकता है। इस वजह से वो कंपनीज टैरिफ बढ़ाने को मजबूर हो जाएंगी। नंबर 3, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कारोबार में इंपोर्टेड पार्ट्स की कुल लागत 40 से 60% के करीब बैठती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस निर्माताओं के मुताबिक इस बिजनेस की वस्तुओं की कीमतों में 4 से 5% तक का इजाफा हो सकता है। नंबर 4, सोलर पावर। भारत सोलर पैनल्स और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट करता है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में प्रति 1 रुपए की गिरावट पर सोलर पावर की लागत का खर्च 2 पैसे प्रति यूनिट बढ़ जाएगा। नंबर 5, एफएमसीजी। एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे आपके खाने पीने की वस्तुएं, साबुन इत्यादि। इन वस्तुओं के उत्पादन में करीब आधी लागत तो इंपोर्ट के कच्चे माल की होती है। दबाव पड़ने पर कंपनियां इस लागत को कंज्यूमर्स पर डालने में शर्म नहीं करेंगी और फिर आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। नंबर 6, ऑयल एंड गैस। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल और गैस की आधी मात्रा का इंपोर्ट करता है। इनके इंपोर्टर्स के लिए कीमतें बढ़ती गई हैं। ऐसे में इसकी लागत या तो कंज्यूमर्स यानी आम जनता पर डाली जा सकती है या फिर सरकार इस खर्चे को उठाएगी। अब सरकार इतनी क्यूट तो है नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके खजाने पर असर पड़ेगा, तो वो खर्चा क्यों ही उठाएगी और इस वजह से क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतों से महंगाई में भी इजाफा होगा। नंबर 7, फॉरेन स्टडीज। रुपये की कीमत घटने से विदेशों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए पढ़ाई महंगी हो जाती है। इससे छात्रों को पहले के मुकाबले अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो क्यों ना देश में ही पढ़ा जाए। नंबर 8, फॉरेन ट्रैवल। विदेश यात्रा करने या विदेश घूमने का सपना देखने वाले लोगों के लिए रुपये की कीमत में गिरावट आना बड़ा झटका है। इससे विदेशों के टूर पैकेज, रहना खाना और घूमना सभी महंगा हो जाता है, तो देश में ही घूमना बेहतर ऑप्शन रहता है। लेकिन इसी बीच भारत के कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्हें डॉलर के मजबूत होने से फायदा होगा, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। नंबर 1, फार्मा सेक्टर।
अमेरिका से वास्ता रखने वाली कंपनियों को फायदा होने वाला है। भारत का 1/3 एक्सपोर्ट अमेरिका को ही होता है। 2013-14 के मुकाबले एक्सपोर्ट 103% बढ़कर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 183 लाख करोड़ रुपए हो गया था, लेकिन 4-5 अरब डॉलर का सामान इंपोर्ट भी हुआ था। तो बढ़ते डॉलर का घरेलू बाजार पर केंद्रित रहने वाली कंपनियों और दवाओं के रॉ मटेरियल सप्लाई करने वालों पर असर पड़ेगा। नंबर 2, आईटी सेक्टर। ज्यादातर आईटी कंपनियां क्लाइंट का बिल डॉलर में ही बनाती हैं और बड़ी कंपनियों का 50-60% बिजनेस अमेरिकी मार्केट से ही आता है। रुपये में 100 BPS यानी बेसिस पॉइंट्स की गिरावट का मतलब है मुनाफे में सीधे 30 BPS का फायदा। नंबर 3, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग। भारतीय एक्सपोर्टर्स को बांग्लादेश जैसे मुल्कों से मुकाबले के लिए लागत के मामले में बढ़त मिल जाती है। ज्यादातर कच्चा माल यहीं पर मिल जाता है। चीन, इंडोनेशिया और बांग्लादेश से भारत भी सिले सिलाए और दूसरे कपड़े इंपोर्ट करता है। नंबर 4, स्टील। भारत अपने स्टील का 10-15% एक्सपोर्ट करता है। कमजोर रुपये ने उस नफे नुकसान के असर को बराबर कर दिया जो मई में सरकार के निर्यात पर 15% टैक्स लगाने से पैदा हुआ था। तो ये थी फायदे और नुकसान की बात। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि डॉलर का बढ़ना मतलब आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ना, लेकिन डॉलर के बढ़ने से आम आदमी का ज्यादा फायदा नहीं होता, केवल उद्योग जगत के कुछ सेक्टर्स का ही होता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई डॉलर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, जो कुछ समय पहले तो ये 70 से 75 की रेंज में था। दरअसल कोरोना महामारी के बाद अमेरिका की इकोनॉमी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। वहाँ पर महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है। इसके अलावा अन्य सेक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का रिजर्व बैंक है, वो भी महंगाई काबू करने के लिए कई कड़े कदम उठा रहा है और इस वजह से डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इंडिया इसमें कोई एक्शन नहीं ले सकता रुपए की गिरावट को रोकने के लिए। इंडिया इस पर बिल्कुल एक्शन लेता है और ऐसी स्थिति में इंडिया अपना विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स को यूज करता है। ये वो मुद्रा होती है जो विदेशी करेंसी यानी ज्यादातर डॉलर में आरबीआई अपने पास रखता है और जब भी डॉलर बेकाबू हो जाता है तो उसे बेच देता है। इससे रुपया मजबूत हो जाता है। तो अभी सीन ऐसा है कि पिछले साल यानी 2021 में भारत के पास 642 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स थे, जो अब सितंबर 2022 में घटकर केवल 550 बिलियन ही रह गए हैं। एंड इकोनॉमिस्ट की माने तो आरबीआई को अभी और भी फॉरेक्स खर्च करना पड़ सकता है अपनी तिजोरी से, लेकिन ज्यादा फॉरेक्स खर्च कर देने से भी नुकसान है। शॉर्ट टर्म में तो ये काफी बेनिफिशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यदि आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत कम हो जाते हैं तो रुपया बहुत ही गंदी गिरावट देख सकता है और देश की क्रेडिट वैल्यू पर भी सवाल उठते हैं। हाल ही में हमने ये श्रीलंका के साथ देखा और ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ ये ना हुआ हो। ये 1980s और 90s में हुआ था और इंडिया को इस संकट से बचाने के लिए सरकार ने कई पॉलिसीज में चेंज किए थे। तो इस बार देखना होगा कि सरकार और आरबीआई कैसे इस डॉलर की सरदर्दी को खेलते हैं और इससे समस्त देशवासियों को कैसे बचाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको सरकार पर भरोसा है? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइमली आती रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय।